नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ किया संवाद। आप पर लगाया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। कहा, वास्तविक प्रगति के बजाय प्रचार को दी प्राथमिकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। सभी दलों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने कहा, दिल्ली वाले आपदा सरकार को झाड़ू लगाकर फेंकेंगे बाहर। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल पर बोला हमला। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ ने दिल्ली के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने पर डाला प्रभाव। जेएनयू की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को बताया जिम्मेदार। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाकुंभ हादसे में आ रही है षड्यंत्र की बू। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को बताया अच्छा आइडिया। वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान में उमड़ा जनसैलाब। साधु, संत और सन्यासियों के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली में छात्रों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपनी शिक्षा नीति को सफल दिखाने के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। उन्होंने सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर ध्यान देने के बजाय छात्रों को परीक्षा देने का मौका ही नहीं दिया और वास्तविक प्रगति के बजाय प्रचार को प्राथमिकता दी। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 699 उम्मीदवारों में 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मंदिर, स्कूलों, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया है। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को झूठे वादे कर केवल लूटने का काम किया है। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी,
आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का भरोसा जताया है। भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने से फ्लाईओवर के जाल, भारत मंडपम और यशोभूमि सहित विकास के बजट ने दिल्ली के लोगों को लाभ पहुंचाया है। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, जिनके कामों से हमने भारत मंडपम भी आते देखा, यशोभूमि भी बनते देखी, फ्लाईओवर्स के जाल भी देखे और एक प्रकार से लगभग 75,000 करोड़ के दिल्ली में विकास के कार्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, दर्शाया है कि उनके दिल में दिल्ली वाले बसे हैं। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी जीत का दिल्ली में भी भरोसा जताया। हरियाणा में और महाराष्ट्र में जहां से मैं आता हूं, आपने चुनाव के परिणाम देखे। महाराष्ट्र में तो 90% सीटें जो भाजपा लड़ी थी, हमने विजय प्राप्त की थी। हमारे पूर्वांचली भाइयों, हमारे उत्तराखंड के भाइयों, पंजाब के लोग हों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यहाँ का बड़ा समुदाय हो, मैं समझता हूँ दिल्ली के हर नागरिक और मूल दिल्ली निवासी जिन्होंने अच्छी दिल्ली के विकास, जब मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन अच्छे दिनों को अब दिल्ली वाले फिर याद करते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। इसी बीच आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के जंगपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने जनता से बात की और आगामी चुनाव के लिए समर्थन मांगा। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ के राजधानी दिल्ली पर पड़े प्रभाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है। दिल्ली में अवैध प्रवासी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण नाम से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है, जिससे मुसलमान आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जेएनयू की रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि कैसे अवैध रूप से बसने वालों की इस आमद ने न केवल शहर की जनसांख्यिकी को बदल दिया है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया है, संसाधनों पर दबाव डाला है और इसमें आपराधिक नेटवर्क को भी बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संरक्षण ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लगातार आमद को यहां बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक 114 पन्नों की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में मुसलमान आबादी बढ़ी है, जिसकी वजह से दिल्ली की डेमोग्राफी में एक बदलाव आ गया है। आज से 10-15 साल पहले जो दिल्ली थी वैसी अब नहीं है। चोरी चोरी, चुपके चुपके दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो खतरे का सूचक है। संबित पात्रा ने इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की सबसे भयावह बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल इसे बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी का इसमें अहम रोल है।
ये घुसपैठियों को फेक वोटर बना रहे हैं जो हमारे चुनावी तंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। अपराध में बढ़ोतरी के लिए भी ये घुसपैठिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यास के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। संसद में बजट सत्र के आज तीसरे दिन दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लोकसभा में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने चर्चा की शुरुआत की, जबकि राज्यसभा में भाजपा सांसद किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत की। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पीएम मोदी को देश की माटी से प्यार है, वे भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। इस बीच चर्चा में भाग लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि महाकुंभ हादसे में षड्यंत्र की बू आ रही है। उन्होंने साथ ही जोर देते हुए कहा कि सनातन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है और यह उनके राजनीतिक डीएनए में है। माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है, ये उनकी परंपरा बन गई है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरी अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात है? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए, ये मैं कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नयापन नहीं था। I heard the president's address and I listened to it, and I must say I struggled through the president's address to maintain my attention on what was being said, because I had heard pretty much the same president's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. I am being critical about what is being said.
And I am saying that this is not the type of president's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सोच समझ के तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। Leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेबुनियाद बातें कही हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी के बयान को चीन का महिमा मंडन करने वाला भी बताया। बेबुनियाद, तथ्यों पर आधारित नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं थी। कुछ लोगों का नाम लिया जो सदन के मेंबर नहीं है और चाइना का महिमा मंडन ज़्यादा किया। भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, स्वाभिमान, सम्मान और जो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, जो हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 11 से 5 पे आए, 5 से 3 पर आने की ओर अग्रसर हैं, जो कई मामलों में भारत विश्व में नंबर 1 पे आ रहा है, उसका भी वर्णन करना चाहिए था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा कि विकसित भारत का सपना भारत के हर नागरिक का सपना है। उन्होंने कहा कि सरकार 2027 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। विकसित भारत is not just about economic development. It is about breaking the chains of dependence, achieving modernization, and ensuring that our political, economic, and social progress go hand in hand. And this is the dream of every citizen in India today. Viksit Bharat is a profound reflection of the dreams of the sages and visionaries such as Swami Vivekananda. Indian economy now records a steady credit growth. Banks post higher profitability and lower NPAs. And by 2047, sir, we envision India as a 30 trillion economy, the third largest in the world. And this is not just about GDP. It's about creating a society that values equity, sustainability, and innovation. संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन संसद की कार्रवाई देखने के लिए रूसी डेलीगेशन पहुंचा। इसमें रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। ड्यूमा रूसी संसद का निचला सदन है। इसके साथ ही वोलोडिन भारतीय नेतृत्व से मिले और राज्यसभा का दौरा भी किया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी की है। इस घोषणा के मुताबिक नए टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आम जनता मानती है कि इस बार का बजट शानदार रहा और ये उनको काफी लाभ देगा। बजट खास रहा और आम आदमी के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि 12 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या कुछ जनता मानती है इस बार के बजट के बारे में? आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। इस बार का जो बजट था उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस 12 लाख पर हुआ। कितना बड़ा रिलीफ है?
ये बहुत बड़ा रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए। इससे क्या था, सेविंग होगी लोगों की, सेविंग से क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या कुछ परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ कर सकता है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। मिडिल क्लास एक तरह से लॉटरी खुल गई मिडिल क्लास की, क्योंकि पहला सारा कुछ टैक्स में चले जाता था, आदमी को कुछ नहीं बचता था। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ा सौगात है मोदी गवर्नमेंट की है। ऐसा पहला कभी इतनी बड़ी सौगात कभी मोदी गवर्नमेंट से मिली नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रही है। लोग अच्छा लोगों को अच्छा मिलेगा। मिडिल क्लास की जो उम्मीदें थी, जो मिडिल क्लास जैसे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सैलरी इनकम क्लास, वो लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट होते होते हर साल थोड़ा बढ़ते जा रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो ये रिलैक्सेशन दी है 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स की, ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है एक मिडिल क्लास के लिए। और इससे मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने एक जो बजट की जो एक सबसे बड़ी जो घोषणा है वो यही है कि मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है सरकार के द्वारा। 12 लाख का अगर टैक्स है, इसमें कोई हिडन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हिडन है तो आई हैव टू चेक इट। अभी मेरे को कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या उसमें क्लॉज हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या उसके अंदर कैलकुलेटेड है, क्या क्या नहीं है। वो तो नेक्स्ट हम जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे देन हमें पता लगेगा। बिल जो आया है इसका बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए तो, लेकिन बहुत अच्छा बजट है। लोग मान रहे हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मध्यम वर्ग की जो सुविधाएं हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनका यहाँ पर ध्यान वो रख रही है। इससे ना केवल उनको फ़ायदा मिलेगा बल्कि उनके परिवार को भी फ़ायदा मिलेगा। कैमरा राजेश शर्मा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे के आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट में 19,858 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए 1,04,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है, 19,858 करोड़ रुपए का। ये जो 19,858 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, ये अगर हम कंपेयर करें यूपीए सरकार के एलोकेशन के समय से 18 गुना है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो है 1,04,000 करोड़ रुपए का। 5,200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बने। स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क या बेल्जियम का रेलवे नेटवर्क के बराबर मोदी जी ने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जोड़ा। केंद्रीय रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेल तेजी से सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। मिशन मोड में काम हो रहा है। इस साल 7,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और सिग्नल कवच तो बहुत तेजी से लग रहा है। आप देख ही रहे हो, 10,000 लोकोमोटिव में कवच लग रहा है। मतलब मैंने कहा, जैसा आपको कहा, जो पश्चिमी देशों ने 20 साल में किया वो 6 साल में अपन कंप्लीट करके दिखाएंगे। इस बार रेल बजट में बिहार के लिए हुए आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार के लिए रेलवे बजट में 10,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को यूपीए सरकार के मुकाबले इस बार 9 गुना ज्यादा आवंटन हुआ है। रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा एलोकेशन है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर्स पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर हुई। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। और अब बात महाकुंभ और तीसरे अमृत स्नान से जुड़ी खबरों की।
तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का वसंत पंचमी पर आयोजित आज तीसरा अमृत स्नान हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक तरीके से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ तड़के 4 बजे स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की शुरुआत की। विभिन्न अखाड़ों का ये अमृत स्नान आज शाम 4 बजे तक चला। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हुए। सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संत और नगा सन्यासियों के जुलूस ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। वहीं श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा ने सबसे बाद में अमृत स्नान किया। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था। वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। महाकुंभ में शाम 4 बजे तक लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की संख्या ने 36 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। और इन्हीं दृश्यों के साथ मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।